गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हमारा प्रोनाउन टॉपिक चल रहा था, उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा रूल पढ़ते हैं 2, 3, 1 एंड 1, 2, 3 का रूल। अब आप ये सब सोच रहे होंगे कि बीच में मैथमेटिक्स कहाँ से आ गई, लेकिन ये हमारा इंग्लिश का ही रूल है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। जो हमने प्रोनाउन चार्ट पढ़ा था उसके अंदर देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को यहाँ पर 1 लिखा गया है, सेकंड पर्सन को यहाँ 2 लिखा गया है और थर्ड पर्सन को लिखा गया है 3। अब इसका ये सीक्वेंस होता है सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट लिखते टाइम अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में से कुछ भी यूज हुआ है तो उसमें हमें देखना है कि उसका सीक्वेंस क्या है, और उसका सीक्वेंस हमेशा सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग और पर्सन्स के अकॉर्डिंग होगा। तो देखिए सबसे पहले 2, 3, 1 का रूल क्या होता है। 2, 3, 1 में ये होता है कि सबसे पहले हम सेकंड पर्सन का यूज करेंगे, फिर थर्ड पर्सन का यूज करेंगे और फिर फर्स्ट पर्सन का। और इन तीनों का यूज इस सीक्वेंस में होगा तब जब सेंटेंस हमारा क्या होगा, मोरल, मतलब सेंटेंस के अंदर कोई भी गलत बात नहीं कही गई होगी, कोई क्राइम से रिलेटेड, कोई चोरी से रिलेटेड, इस तरह की नेगेटिव कोई भी टॉक नहीं कही गई होगी, तब हम सेंटेंस को क्या बोलेंगे, मोरल सेंटेंस। और हमारे सेंटेंस के जो सब्जेक्ट या जो पर्सन्स यूज हुए हैं वो सभी सिंगुलर होने चाहिए। ये दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तभी हम रूल कौन सा यूज करेंगे, 2, 3, 1 का। और 1, 2, 3 का मतलब क्या है, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। इसका इस सीक्वेंस का यूज कब होगा, जब सेंटेंस हमारा इमोरल होगा। इमोरल लाइक सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई क्राइम की बात की गई होगी, मर्डर की बात की गई होगी, चोरी की बात की गई होगी, तो वो सारे के सारे सेंटेंस क्या होंगे, इमोरल। या फिर हमारे सेंटेंस के अंदर जो भी सब्जेक्ट यूज हुए हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, प्लूरल होने चाहिए। इन दोनों में से अगर एक कंडीशन भी फुलफिल हो रही है तो वो किस में जाएगा, 1, 2, 3 के रूल में। अब देखिए सेंटेंस देखते हैं, लास्ट ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चंस भी मैंने कुछ राइट किए हैं। I and Tina will go to the market in the evening, कि मैं और टीना शाम को मार्केट जाएंगे। तो यहाँ पर देखो सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस है, तो मतलब सेंटेंस हमारा क्या है, मोरल सेंटेंस है। और मोरल सेंटेंस के लिए हमने कौन सा रूल यूज करना है, मोरल सेंटेंस के लिए हमने रूल यूज करना है 2, 3, 1 का। यहाँ पर आई और टीना हमारे सिंगुलर हैं, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन का यूज करना है। जब भी किसी का नेम आ जाए तो वो हमारा कौन सा पर्सन होगा, थर्ड पर्सन। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर हमने थर्ड पर्सन को पहले लगाना और फर्स्ट पर्सन को बाद में। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, टीना एंड आई विल गो टू द मार्केट। ठीक है, इसके अंदर हमने फर्स्ट सेंटेंस में सेकंड पर्सन का यूज नहीं किया, सिर्फ थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का यूज किया है। सेंटेंस हमारा मॉरल है, इसीलिए हमने 2, 3, 1 का रूल यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस के देखो, आई एंड माय वाइफ। आई यहाँ पर कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। माय वाइफ ये पर्सन होगा थर्ड। तो यहाँ पर ये मत सोच लेना कि माय तो आई का केस होता है तो ये फर्स्ट पर्सन में क्यों नहीं आया, लेकिन यहाँ पर मेरी वाइफ की बात की गई है, मेरी वाइफ, तो ये किस में चला जाएगा, थर्ड पर्सन में। ठीक है, थर्ड पर्सन। अब वर्ड डिक्लेयर द बेस्ट कपल इन द पार्टी। ये सेंटेंस क्या है, मोरल। मोरल सेंटेंस के अंदर हमने सीक्वेंस क्या रखना है, 2, 3, 1 का। तो क्या लिखा जाएगा, माय वाइफ एंड आई वर्ड डिक्लेयर द बेस्ट कपल इन द पार्टी। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, राहुल, आई, यू एंड रवि आर द मेन अक्यूज्ड ऑफ दिस क्राइम। अब देखो यहाँ पे राहुल कौन सा पर्सन है, थर्ड। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। यू सेकंड और रवि थर्ड। अब इसने क्या बोला है कि क्राइम के मेन अक्यूज कौन है, ये चारों हैं। तो क्राइम की बात की गई है तो सेंटेंस क्या हो गया हमारा, इमोरल। सेंटेंस इमोरल है तो हमने कौन सा रूल यूज करना है, 1, 2, 3 का। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे, आई हमारा फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन यू,
फिर राहुल एंड रवि आर द मेन अक्यूज ऑफ दिस क्राइम। और अगर इसी सेंटेंस के अंदर नोट दे दिया जाए तो नोट आने पर ये जो सेंटेंस है इमोरल से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मोरल सेंटेंस के अंदर। और मोरल सेंटेंस का रूल लग जाएगा सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन का। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस में क्राइम की बात हो रही है और नोट भी आ गया है, मतलब क्राइम को काट दिया गया है, और उसके बाद में हम इस सेंटेंस को किसमें कंसीडर करेंगे, मोरल सेंटेंसेस के अंदर। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, अनिल थर्ड, अजय थर्ड और आई फर्स्ट। विल अरेंज एवरीथिंग फॉर द पार्टी। मोरल सेंटेंस है, कोई क्राइम की बात नहीं की गई है, तो मोरल सेंटेंस के अंदर हमने किसको यूज करना है, हमारे फर्स्ट रूल को, यू, अनिल, अजय एंड आई। तो सबसे पहले हमें सेकंड पर्सन लगाना है, सेकंड पर्सन लगा हुआ है, फिर हमने थर्ड पर्सन लगाना है, थर्ड भी लगा हुआ है, फिर हमने फर्स्ट पर्सन लगाना है। सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट, क्योंकि इसी सीक्वेंस के अंदर लिखा हुआ है। रमेश, आई एंड यू आर नॉट द मेन अक्यूज ऑफ दिस क्राइम। देखो नोट भी आ गया और क्राइम भी आ गया, मतलब सेंटेंस हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, मोरल के अंदर। ठीक है, तो रमेश हमारा थर्ड पर्सन है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन है। तो इसे कौन से सीक्वेंस के अंदर लगाएंगे, 2 3 1 में। सबसे पहले क्या हो जाएगा, यू, फिर रमेश, फिर आई एंड आई। यहाँ पर ये रूल्स खत्म हो जाता है। आपको ध्यान रखना है सेंटेंस को लिखते टाइम कि सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट की बात की गई है और सब्जेक्ट में हमने 2 और 3 प्रोनाउंस का यूज किया है, तो वो जो प्रोनाउंस है वो किस सीक्वेंस में यूज होगी। जनरली अगर सेंटेंस के अंदर 2 और 3 प्रोनाउंस का यूज होता है तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही एरर होती है, तो आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन। हमारा नेक्स्ट टाइप है इनडेफिनेट प्रोनाउन। देखिए हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब देखो इनडेफिनेट से ही कंफर्म हो रहा है कि मतलब हम इसके अंदर डेफिनेट नहीं कर सकते, निश्चित नहीं कर सकते कितने लोगों की बात की गई है, कितनी थिंग्स की बात की गई है। तो उन वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब ये देखो सबसे पहले कि इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स को इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले देखो सम की लाइन को इंक्लूड किया जाएगा, समवन, somebody और something। no one, nobody, nothing, anyone, anybody, anything। Then next, everyone, everybody and everything। अब इसका रूल देखो, जो हमारी फर्स्ट लाइन है someone, no one, anyone और any, everyone, somebody, nobody, anybody और everybody, ये दोनों लाइन हमारे यूज होंगे लिविंग थिंग्स के लिए। और लास्ट वाली लाइन समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, थिंग की बात की गई है तो ये किसके लिए यूज होगी, नो लिविंग थिंग के लिए। और जितने भी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं वो सारे के सारे हमेशा सिंगुलर रहते हैं। सिंगुलर ही वर्ब का यूज होगा इनके लिए और सिंगुलर ही पॉजेसिव एडजेक्टिव का।
कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। Everybody in my office are honest and do their work honestly. Everyone in the ladies' parlor have to come someone in my office are doing their work. देखिए कुछ एग्जांपल्स। सेंटेंस की स्टार्टिंग के अंदर क्या यूज हुआ? एवरीबॉडी, एवरीवन, समवन, और ये सारे के सारे हमारे प्रोनाउंस क्या होंगे? सिंगुलर। और अपने साथ वर्ब भी क्या लेंगे? सिंगुलर। और पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज भी कौन सा होगा? सिंगुलर। अब देखो एवरीबॉडी इन माय ऑफिस आर ऑनेस्ट, तो यहाँ पर आर का यूज नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, तो यहाँ क्या आएगा? इज। एंड डू देयर वर्क ऑनेस्टली, तो यहाँ पर क्या आएगा? ये भी सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी डू से क्या हो जाएगी? डज। और यहाँ क्या आ जाएगा? हिज। मतलब हमारी दोनों साइड वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी और पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर। एवरीवन इन द लेडीज पार्लर, यहाँ पर क्या आएगा? हैव की जगह हैज, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? एवरीवन। और ये जितने भी वर्ड्स हैं वो हमेशा सिंगुलर की तरह ही यूज होंगे। समवन इन माय ऑफिस, आर की जगह क्या आ जाएगा? इज। डूइंग देयर वर्क की जगह क्या आ जाएगा? हिज वर्क। जब हमें जेंडर डिफाइन ना हो तो हमने हमेशा किसका यूज करना है? ही वाली लाइन का ही यूज करना है। अब देखो इसमें से कुछ वर्ड्स क्या है? नेगेटिव होते हैं। नो वन, नोबडी, नथिंग, इनका मतलब क्या होता है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो जब भी नोबडी, नथिंग, नो वन का यूज किया जाएगा तो सेंटेंस के अंदर कभी भी नोट का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये खुद ही किसका काम कर रहे हैं? नोट का काम कर रहे हैं। और अगर हमने नोट लगाया है तो नोट लगाने पर नो नथिंग की जगह हम किसका यूज करेंगे? एनी वाली लाइन का। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हम एनीवन, एनीबॉडी और एनीथिंग का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव है और नोट नहीं लगा तो हम इन वर्ड्स का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम किसका यूज करेंगे? समवन, समबडी और समथिंग। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। देखो कुछ एग्जांपल्स। यहाँ पर देखो हमारा सब्जेक्ट क्या यूज हुआ है? नो वन। तो नो वन के साथ में हमेशा हमारी वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। तो हैव की जगह हम किसका यूज करेंगे? हैज का। नो वन हैज अराइव्ड हियर येट। और हैज के बाद कभी भी नोट का यूज नहीं होगा, क्योंकि नो वन का मतलब ही क्या होता है? कोई भी नहीं। एवरीवन आर, एवरीवन हमारा सब्जेक्ट है तो आर ना आकर किसका यूज करेंगे हम? इज का। Everyone is focusing on their projects, their आएगा या his आएगा? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या आएगा? सिंगुलर। His project. I hardly knew someone when I came here. जब मैं आया था तब मैं मुश्किल से ही किसी को जानता था। ये जो हार्डली वर्ड है, देखो कुछ
सेंटेंस के अंदर वर्ड्स होते हैं जैसे हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कार्सली, until, unless, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? हमारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। जिस भी सेंटेंस के अंदर ये वर्ड्स आ जाए तो मतलब हमारा सेंटेंस क्या है? नेगेटिव। और मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के अंदर नेगेटिव वर्ड्स आने पर या सेंटेंस नेगेटिव होने पर हम किसका यूज करते हैं? एनी वाली लाइन का। तो यहाँ पर समवन ना यूज कर हम क्या लगाएंगे? एनी वन। ठीक है, या तो एनीवन आएगा जब हमारे नेगेटिव सेंटेंस आ जाएंगे। एनीथिंग का यूज हम किस सेंस में करेंगे? जब भी हमारे सेंटेंस के अंदर कोई नेगेटिव वर्ड्स आ जाए। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई डू नॉट डू नथिंग। तो यहाँ पर नॉट भी आ गया और नथिंग भी आ गया, और ये पॉसिबल नहीं है कि एक सेंटेंस में नॉट का यूज भी कर दें या फिर नथिंग का यूज भी कर दें, दोनों साथ में कभी भी नहीं आएंगे। इस सेंटेंस को या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आई डू नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि मैंने बताया कि नेगेटिव सेंटेंस में हमने कौन सी लाइन यूज करनी है? एनी वाली। आई डू नॉट डू एनीथिंग, या फिर हम नॉट काट दें, आई डू नथिंग। दोनों सेंटेंस का मीनिंग क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि नेगेटिव वर्ड आने पर एनी वाली लाइन, और अगर नेगेटिव वर्ड नहीं आया, सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो नथिंग वाली लाइन। When I read this book, I hardly found something interesting. यहाँ पर देखो हार्डली वर्ड नेगेटिव दिया हुआ है, तो नेगेटिव वाली लाइन की यूज होगी। नेगेटिव वाली लाइन कौन सी होती है? एनीथिंग। तो समथिंग ना लगाकर हम क्या लगा देंगे? एनीथिंग। रमेश could not scarcely reveal his happiness. अब यहाँ पर देखो scarcely भी नेगेटिव हो गया और could not भी नेगेटिव हो गया। दोनों में से हमें एक चीज का यूज करना है, नेगेटिव वर्ड और नेगेटिव दोनों में से एक का यूज करना होगा। तो या तो हम सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, रमेश could not reveal his happiness, या फिर हम लिख सकते हैं, रमेश scarcely reveal his happiness। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सम वाली लाइन का यूज पॉजिटिव सेंस में होगा, एनी वाली लाइन का कोई नेगेटिव वर्ड आने पर होगा, नथिंग का सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए होगा। अब आगे देखते हैं कुछ रूल्स। अब देखो, एक हमारा जो वर्ड होता है वन, अगर हमारे सेंटेंस के अंदर ये जो वन वर्ड है ये हमारा एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो ये सब्जेक्ट का पोजेसिव एडजेक्टिव होगा हमारा वंस। कई बार इसकी भी एरर पूछ ली जाती है, लाइक वन शुड डू हिज ड्यूटी, इस तरह से लिखा आ जाता है। वन हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इसके लिए पोजेसिव एडजेक्टिव हिज का यूज ना करकर हम किसका यूज करेंगे? वंस का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वन का पोजेसिव एडजेक्टिव वंस होता है, ना कि हिज और हर। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल को और नेक्स्ट प्रोनाउन को। एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फेटिक? जब हम किसी बात पर जोर देकर बोलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एम्फेसाइज करना, किसी बात पे जोर देना। अब देखो यहाँ पर हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन सी होती है? हमने पढ़ी थी, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, yourselves, himself, herself और themselves और itself। ये हमारी सारी एम्फेटिक प्रोनाउन भी होती है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होती है। अब हमें सेंटेंस के अंदर कैसे पता लगेगा कि ये हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन है? देखो मैं कुछ सेंटेंस लिखती हूँ, जैसे आई डू
सेल्फ माई वर्क, एक ये था। I will myself do my work. I will do myself my work. ये कुछ सेंटेंस है, इसके ऊपर देखो, ध्यान दो कि फर्स्ट सेंटेंस के अंदर हमने क्या लिखा है कि I do my work myself। माई सेल्फ कहाँ यूज हुआ है? लास्ट में। और ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस या इम्फेटिक प्रोनाउंस होती है वो हमेशा हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो सेंटेंस में सभी आई है तो मतलब इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? माई सेल्फ। अगर सेंटेंस के लास्ट के अंदर हमारी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होती है तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब हम सेंटेंस को नॉर्मली बोलते हैं कि मैं अपना काम खुद कर लूंगा, मैंने सेंटेंस में नॉर्मली बोला कि मैं अपना काम खुद कर लूंगा, और एक मैं बोलूं मैं खुद अपना काम कर लूंगा, तो इस दोनों में सेंटेंस में डिफरेंस है। जब मैंने गुस्से में बोला कि मैं खुद अपना काम कर लूंगा, तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, तो वो होगा हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन। जब जनरली हम इनका यूज करते हैं तब होंगी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जो इम्फेटिक प्रोनाउन होता है उसका रूल होता है कि अगर सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आई है और मेन वर्ब आई है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमेशा किसका यूज होगा? इम्फेटिक प्रोनाउन का। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हम किसका यूज करते हैं? इम्फेटिक प्रोनाउन। उसके बाद में हम क्या लिखते हैं? मेन वर्ब। अब हम चेक करते हैं कि सेंटेंस में से कौन कौन सी सेंटेंस सही है। आई के बाद जस्ट बाद में क्या लिखा हुआ है? माई सेल्फ, डू माई वर्क, और डू हमारी क्या है? मेन वर्ब, और माई वर्क हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हमने इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया है तो ये सेंटेंस क्या होगा? राइट। आई डू माई सेल्फ माई वर्क। अब यहाँ पर डू हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद में हमने माई सेल्फ का यूज किया है तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग, क्योंकि मेन वर्ब के बाद में कभी भी इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। आई विल माई सेल्फ डू माई वर्क। अब यहाँ पर विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, डू हमारी क्या है? मेन वर्ब, और इसके बीच में हमने किसका यूज किया है? इम्फेटिक प्रोनाउन का। दिस सेंटेंस इज राइट बिकॉज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम किसका यूज कर सकते हैं? इम्फेटिक प्रोनाउन का। आई विल, अब यहाँ पर क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब और डू क्या है? हमारी मेन वर्ब। और माई सेल्फ इम्फेटिक प्रोनाउन है। आप देखो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद में इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा? दो। इम्फेटिक प्रोनाउन को हम दो ही तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिखो या हमारे सब्जेक्ट या मेन वर्ब के बीच में लिखो, अदरवाइज हम इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन जिसे हम क्या बोलते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों ही होते हैं, इसमें कंफ्यूज हमने बिल्कुल भी नहीं होना है। अब देखो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों वर्ड्स हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। दिस और दीज का यूज होता है नियर सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब कोई चीज हमारे पास में है तो या तो हम दिस का यूज करेंगे या फिर यूज करेंगे दीज का। और कोई चीज हमसे दूर है, फार का मतलब क्या होता है? दूर, डैट, दोज का यूज करेंगे। दूर की चीजों के लिए डैट और दोज, और पास की चीजों के लिए दिस और दीज। और हमारे दिस और डैट वर्ड सिंगुलर के लिए यूज होंगे और दीज और दोज वर्ड किसके लिए यूज होंगे? प्लूरल के लिए। ठीक है। और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज होता किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स के लिए। और जब हम थर्ड पर्सन का इंट्रोडक्शन करवाते हैं तब भी हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। अब देखो हमारे सेंटेंस को देखते हैं। दिस स्टूडेंट, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की बात की गई है तो दिस नहीं आएगा, क्योंकि दिस किसके साथ आता है? सिंगुलर के साथ में, और स्टूडेंट्स क्या है? बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर दिस वर्ड का यूज ना कर हम क्या लिखेंगे? These students are intelligent. Those houses
दोस्त। अब दोस्त का यूज किसके लिए करते हैं? प्लूरल के लिए करते हैं, तो प्लूरल हमारा नाउन भी क्या होना चाहिए? प्लूरल। तो हम क्या लिखेंगे? दोज हाउसेज आर माइन। अब देखो सेंटेंस में कभी भी दो चेंज नहीं करते, टू चेंजेस करेंगे। अब जैसे मान लो आप कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने हाउस को हाउसेस कर दिया, अगर हम हाउस को हाउस ही रहने दें और इसको बना दें डेड, तो इसमें गलत हो जाएगा? हाँ, ऑब्वियसली बात है, ये रॉन्ग हो जाएगा। व्हाई? क्योंकि अगर हमने इसको डेड बना दिया, डेड हाउस आर माइन, क्योंकि आर का यूज तो कर ही नहीं सकते। आर का यूज तो किसके साथ होता है? प्लूरल के साथ में होता है, और डेड का यूज सिंगुलर के साथ में होता है। तो यहाँ पर हम दोस्त को डेड ना बनाकर हाउस को क्या बना देंगे? हाउस से, ताकि सेंटेंस हमारा पूरा क्या हो जाए? राइट हो जाए। डेड पेन। अब डेड हमारा सिंगुलर है, पेन भी क्या है? सिंगुलर है, और वर्ब भी क्या आई है? सिंगुलर आई है। तो ये क्या हो जाएगा? राइट। दिस आर। अब यहाँ पर देखो, माई सिस्टर, मेरी सिस्टर को मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, तो यहाँ पर दिस के साथ में सिंगुलर वर्ड का यूज होगा, आर का यूज ना कर हम किसका यूज करेंगे? इसका, क्योंकि दिस क्या होता है? सिंगुलर। दिस इज माई सिस्टर, यह मेरी बहन है। दिस इज माई ब्रदर, दैट वाज माई हाउस। किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन करवाना है तो हमने दिस और दैट का यूज कर सकते हैं। अब देखो जब भी दीज, अब देखो यहाँ पर दीज यूज हुआ है, दीज क्या होता है? प्लूरल होता है, तो इसके साथ में हमारी नाउन भी क्या आएगी? प्लूरल। तो काइंड वर्ड यूज ना कर हम क्या लगाएंगे? काइंड। और ये भी चीज ध्यान रखनी है, जब भी सेंटेंस में ऑफ आ जाए तो ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन का ही यूज होगा, ठीक है। अगर ऑफ का यूज हम सिलेक्शन करने के लिए कर रहे हैं तो ऑफ से पहले सिंगुलर का यूज होगा। अगर कुछ प्लूरल लिखा हुआ है तो उसके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ड का ही यूज होगा। अब दीज हमारा प्लूरल होता है, तो काइंड भी क्या हो जाएगा? प्लूरल काइंड्स हो जाएगा। द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन दिल्ली। अब यहाँ पर मुंबई की गलियों को किससे कंपेयर किया गया है? दिल्ली से। पूरा दिल्ली, मतलब जो मुंबई की रोड है, स्ट्रीट्स हैं, वो क्या दिल्ली से भी चौड़ी है? दिल्ली से भी वाइड है? इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम रोड का या स्ट्रीट का कंपैरिजन पूरे एक सिटी से नहीं कर सकते। दिस इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन के बाद में हम लगाएंगे दोज ऑफ दिल्ली। हमें ये देखना होगा कि किससे कंपैरिजन किया गया है? स्ट्रीट्स। और स्ट्रीट्स क्या है? प्लूरल। तो हम प्लूरल वर्ड दैट और दोज का यूज करना है। प्लूरल वर्ड में दोज प्लूरल होता है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाना है? दोज ऑफ। अब मतलब इस सेंटेंस का क्या बनेगा कि जो मुंबई की स्ट्रीट्स हैं वो दिल्ली की स्ट्रीट से भी क्या है? वाइड है, चौड़ी है। मतलब जो मुंबई की गलियां हैं वो दिल्ली की गलियों से ज्यादा चौड़ी है। द सीएम ऑफ बिहार इज मोर करप्ट देन राजस्थान। पूरे राजस्थान से कंपेयर कर सकते हैं क्या? मुझे ये बताओ कि एक पर्सन को एक डिस्ट्रिक्ट से या फिर एक स्टेट से कंपेयर किया जा सकता है? सीएम को राजस्थान से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सीएम को सीएम से कंपैरिजन किया जा सकता है कि जो बिहार का सीएम है वो राजस्थान के सीएम से भी ज्यादा करप्ट है। तो यहाँ पर सीएम का कंपैरिजन किया जा रहा है, द सीएम ऑफ बिहार इज मोर करप्ट। तो यहाँ पर सीएम सिंगुलर है, तो क्या आएगा? दैट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के सीएम से भी ज्यादा करप्ट है। द स्टूडेंट्स ऑफ राजस्थान आर मोर इंटेलिजेंट देन हरियाणा। यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात की गई है कि जो राजस्थान के स्टूडेंट है वो हरियाणा के स्टूडेंट से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो हम यहाँ देन के बाद क्या लगा देंगे? दोज ऑफ हरियाणा। अब आगे के जितने भी प्रोनाउंस बच गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है प्रोनाउन से रिलेटेड और जितनी भी नाउन हमने अभी तक कवर कर लिया है तो आप कमेंट में उस क्वेरी को डाल सकते हैं। वी विल डेफिनेटली आंसर्स योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।